हेलो। हाय, आई एम ऋषभ सर। हाँ हाँ, बोलिए ना। यस यस सर। आप मेरी क्वेरीज है कुछ बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बैंकिंग का एस्पिरेंट हूँ सर। तो मेरे को मतलब अभी जैसे बैंकिंग एग्जाम्स काफ़ी सारे अप्रोच हो रहे हैं, तो मेरे को उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में पता करना है। काफ़ी सारे पैटर्न चेंजेस आ रहे हैं। मैं पहले तैयारी कर रहा था ओल्ड पैटर्न के हिसाब से। तो जब अब न्यू पैटर्न्स आ रहे हैं तो उसके हिसाब से स्ट्रेटेजीज में मेरे को कुछ चेंजेस लाने चाहिए। और क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए सर, आप उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप कब से तैयारी कर रहे हैं? इट्स ऑलमोस्ट 1 ईयर। 1 ईयर से कर रहे हैं, मतलब या आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है? नो सर, प्रीलिम्स एक्चुअली मेरा पजल के पॉइंट पे आके मतलब 1 और 2 पॉइंट्स मतलब मार्क्स से रह जाता है हमेशा। एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने IBPS दिया था तो 42 आई थिंक कट ऑफ थी उसकी। आई गॉट 40 मार्क्स इन दैट। अच्छा, रीजनिंग में कितने थे? रीजनिंग में आई गॉट एक्चुअली 22। 22। अच्छे हैं वैसे मार्क्स रीजनिंग में, कोई मतलब इशू नहीं है। अगर आपके 42 मार्क्स की कट ऑफ में 22 सिर्फ रीजनिंग से आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है ये। बट ओके। मतलब कोशिश यही करना है आपको कि थोड़ा सा स्कोर इंक्रीज हो, और वो पजल से ही होगा, ये तो आपको भी हाँ पता जी है। हाँ जी तो पजल के लिए मैंने बताया हुआ है बहुत सारा, जैसे कि मैं वीडियोस में बताता हूँ अपने, हाँ कि जी। आपको पजल डेली के प्रैक्टिस करने हैं 8 से 10। ओके। ठीक है। और जो आप पूछ रहे हैं जैसे कि नए पैटर्न के लिए, तो नया पैटर्न प्रीलिम्स में फॉलो नहीं होता। प्रीलिम्स जी में जी इंग्लिश में ही सिर्फ नया पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। जी बाकी प्रीलिम्स में अभी तक तो किसी भी प्रीलिम्स में नए जी पैटर्न के क्वेश्चंस नहीं आए हैं। तो आप कोशिश यही करिए कि जो नए पैटर्न के लिए आप अप्रोच चेंज करेंगे, वो अप्रोच आपको ऐसी रखनी है कि आप क्वेश्चंस को आराम से पढ़ें हाँ जी। और उनको समझें कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। बट वो क्या है, डिफरेंट लैंग्वेज में कुछ नया आता है तो हमको समझ नहीं आता एग्जाम में। जी यस। तो बस ये आप कोशिश करिए, तो वो हो जाएगा नए पैटर्न के क्वेश्चंस भी। और अब जो जैसे SBI ने अभी वो सेक्शनल कट ऑफ हटा के सेक्शनल टाइमिंग लगा दी है। तो जैसे अभी तक जैसे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं होता था, तो रीजनिंग और मैथ्स में एक्चुअली स्कोर बूस्ट हो जाता था। तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, जैसे इंग्लिश के लिए मैं अपना स्कोर लेवल बढ़ाना चाहूँ तो उसको इंग्लिश में कैसे मैं वो कर सकता हूँ देखो, उसके लिए? इसमें जो सेक्शनल कट ऑफ वाला आया है, इससे कट ऑफ तो गिरेगा, ओके। क्योंकि मैथ्स बच्चों के साथ यही होता है कि वो रीजनिंग और मैथ्स में ही 45 से अबव हाँ जी स्कोर करते थे। हाँ मतलब जी हाँ जी 50 मिनट्स वो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग को देते थे, और 10 मिनट्स में वो इंग्लिश के कुछ 10-15 क्वेश्चंस बनाते थे। हाँ जी। तो अब क्या है, वो बच्चे भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पेपर सबके लिए सेम होने वाला है। तो अपनी कोशिश ये करना कि आप पहले रीजनिंग में जो भी टॉपिक बनाओ, वो ऐसे टॉपिक्स हों जो फटाफट बन जाए। जैसे पजल्स के अलावा जितने भी टॉपिक होते हैं, आप उनको पहले अप्रोच करो कि इनको आप पहले सॉल्व कर लो। कम से कम 15 क्वेश्चन वो आएंगे ही आएंगे मिनिमम। मैक्स वो 20 भी हो सकते हैं। तो आप 15 क्वेश्चन भी अगर वो वाले बनाते हैं, और हाँ उसके जी बाद मतलब पजल को अप्रोच करते हैं, तो पजल में जो फ्लोर वाले होते हैं, जो वर्टिकल पजल्स होते हैं, वर्टिकल मीन्स ओके। जैसे मंडे टू संडे वाला हो गया, फ्लोर बेस्ड हो गया, मंथ वाला हो गया, शेड्यूलिंग मेनली। हाँ, उनको आपको पहले अप्रोच करना है। सिटिंग अरेंजमेंट में आपको जो सर्कुलर है उसको अवॉइड करना, और जो ब्लड रिलेशन वाले सर्कुलर अरेंजमेंट होते हैं उनको अवॉइड करना है। तो मतलब ज़्यादा पैरामीटर्स वाले मैं अवॉइड कर दूँ एक्चुअली। मेनली जो ये ब्लॉक पजल्स और ये जो स्केड्यूलिंग वाले होते हैं, इन्हें मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँगा। हाँ, मतलब ये पहले क्वेश्चन बहुत बहुत जल्दी बनते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन वो वाले होते हैं, 3 सिटीज हैं। मैंने ये चीज़ बताई थी अभी कुछ दिन पहले कि 3 सिटीज दे दी जाएंगी, 8 पर्सन हैं। किसी भी सिटी में 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते और 2 से कम नहीं हो सकते। तो ये वाले इस टाइप के जो पजल्स होते हैं, पजल्स अगर मैं सिंपल वे में बोलूँ तो पजल्स को अप्रोच करना, सिटिंग अरेंजमेंट को छोड़ना, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट टाइम टेकिंग होता है, पजल्स ईजी होते हैं। ओके। पजल में और आपके हिसाब से ये आइडियल टाइम क्या होना चाहिए पजल सॉल्व करने के लिए? ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मतलब क्वेश्चन का लेंथ क्या है, क्वेश्चन कितना मतलब आपको घुमा रहा है,
वो उसकी डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है। बट अगर नॉर्मल बात की जाए, अगर एक प्रीलिम्स के क्वेश्चन की बात की जाए, तो आपको कोई भी पजल बनाने में 4 से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। ओके, तो मैक्सिमम 5 मिनट मैं पजल के लिए रखूँ, अगर मैं अपनी स्ट्रेटेजी अगर उसको रखूँ तो 15 मिनट्स में मैं बाकी क्वेश्चन कर लूँ और 5 मिनट्स में पजल करूँ। हाँ, कोशिश यही करो कि जैसे मतलब 20 मिनट्स का आपके पास टाइम है, तो उसमें 20 मिनट्स में आप कोशिश ये करो कि 12 मिनट्स में आपको 12 से भी कम कोशिश करना कि 10 मिनट के अंदर अगर आप 15 क्वेश्चंस वो वाले कर लो जो बाकी के आ रहे हैं, तो बाकी के आपके पास जो 10 मिनट बचेंगे उसमें आपको कम से कम 2 पजल और करने। तो 25 क्वेश्चन भी अगर आप करते हो, 1-2 गलत होते भी हैं तो भी आपके 22-23 मार्क्स तक गेन हो जाएंगे। वो बहुत अच्छा स्कोर रहेगा 20 मिनट के साथ। और ये पीओ लेवल की बात कर रहा हूँ। क्लैरिकल में ये बढ़ जाएगा। क्लैरिकल में आपको 30+ क्वेश्चन करने होंगे कम से कम। क्लैरिकल में 30+, ओके सर। पजल में तो सर मैं जैसे क्वांट में मेरा लास्ट टाइम अटेम्प्ट, मतलब जैसे अभी तो टाइमिंग नहीं थी तो क्वांट में तो अटेम्प्ट ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन अभी मैं जैसे टाइमिंग सेक्शनल टाइमिंग के हिसाब से मॉक्स आते हैं तो मैं जैसे उसमें देता हूँ, तो जो क्वांट का अटेम्प्ट है वो कम होता है मेरा। 16 to 17 क्वेश्चन ही हो पा रहे हैं अभी, तो उसको इंक्रीज करने के लिए मैं कुछ वो ऑटोमेटिक आपका एग्जाम में बढ़ जाएगा, क्योंकि जो मॉक टेस्ट होते हैं, हाँ जी, वो मॉक टेस्ट के लेवल बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। आप कौन से मॉक टेस्ट दे रहे हैं अभी? और ये अनअकैडमी के जो क्विज हैं ये भी। हाँ, तो मेन क्या होता है, मॉक टेस्ट में ना आपको टेस्ट करने के लिए हार्ड क्वेश्चन ही दिए जाते हैं। हाँ जी, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम अगर हार्ड आ जाए तो आपको टेंशन ना हो। तो मॉक टेस्ट के स्कोर से आप ये मान के कि आपका स्कोर एग्जाम में ज़्यादा ही आएगा। आपके अगर मॉक टेस्ट में 17-18 अटेम्प्ट हो रहे हैं तो आपके एग्जाम में आराम से 25 तक अटेम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पर इजी होते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज को बस वो चेंज कर देते हैं उन लोग। क्वेश्चन उनके हार्ड नहीं होते, बस वो लैंग्वेज को चेंज करते हैं। आप जैसे DI बना रहे होगे अभी, आपको लैंग्वेज के हिसाब से, लेकिन कैलकुलेटिव होगा बहुत ज़्यादा मॉक में। हाँ जी, यस, वहाँ कैलकुलेटिव नहीं होता, वहाँ सिर्फ आपको थोड़ा सा घुमाया जाता है क्वेश्चन में। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया तो आप बहुत ही जल्दी उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो जैसे क्वांट सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए भी कोई स्ट्रेटेजी आप बता सकते हैं मेरे को जो होती है? क्वांट सेक्शन के लिए मैं ये बोलूँगा कि DI जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, हाँ जी, अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस होते हैं, सिंगल एक मार्क्स के जो उनको स्किप कर देना। हाँ, स्टेटमेंट वाले उनको स्किप कर देना है पूरा, जितने भी हैं जैसे ही आपको दिखे स्किप करते जाओ। आपको मेनली अटेम्प्ट उनमें क्या क्या करना है, आप करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ जी, ठीक है, इसके अलावा नंबर सीरीज और अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन और DI पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि DI अगर आपने कर लिया तो कम से कम 3 DI आपसे पूछेंगे और 15 मार्क्स आपके सिर्फ DI से बनेंगे। DI बहुत इजी होता है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि वो पूछना क्या चाह रहा है, क्योंकि सारा डेटा आपके सामने होता है DI में। जैसे जो आपको दिख रहा है टेबल में, सब डेटा आपको दिया हुआ है, बस आपको थोड़ा सा घुमा देगा कि कैसे निकालना है। जैसे आपको मेल फीमेल का रेशियो दे देगा, ठीक है, और रेशियो देने के बाद आपको एक बता देगा कि फीमेल्स कितने हैं, आपको मेल्स निकालने होंगे। तो ये आपको सोचना है, क्वेश्चंस पढ़ के आपको समझ में आने चाहिए बस। तो DI पे ज़्यादा फोकस करो, प्रैक्टिस करो बहुत ज़्यादा DI। और रीजनिंग में तो मैंने बताया ही है, पजल की डेली प्रैक्टिस करो कम से कम 8-10। डेली मैं 1 to 1.5 आवर पजल्स को एक्चुअली दे दूँ पजल सॉल्व करने के लिए। 7 to 8 पजल। हाँ, 7 to 8, मतलब एक लिमिट मत बांधो कि मुझे 7-8 करने हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास जितना टाइम बचे आप पजल बनाते जाओ। जहाँ पजल दिखे, ऐसा नहीं है कि इसको मैं कल बनाऊंगा, जब आपको पजल दिखे, जहाँ दिखे, जैसे आप फेसबुक में कोई ग्रुप खोले हैं बैंकिंग से रिलेटेड, ठीक है, आपको पजल दिख गया, आप तुरंत उस पजल को बनाने लग जाओ, ठीक है सर, बिना आंसर देखे। और अगर आप कोई वीडियो भी देखते हैं, जैसे मेरा ही वीडियो अगर आप देखते हैं, तो पहले मैं यही बोलूँगा कि आप मेरा वीडियो पूरा ना देखो, पहले आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखो। और ये मेरे ही वीडियो नहीं, किसी के भी आप वीडियो देख लो, कहीं भी देख लो, आप पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, क्योंकि जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या थी क्वेश्चन की, क्योंकि समझाने वाला आपको बहुत इजी तरीके से समझा देगा, आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत इजी है। बट जब हम खुद बनाते हैं तो हमको समझ में आता है कि इसका लेवल क्या है क्वेश्चन का, और ये कैसे ट्रिक किया है क्वेश्चन में। तो हर क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखो। तो ओके सर, वो इंग्लिश में एक्चुअली जो मतलब अभी तक तो मैं सिर्फ एक्चुअली जो मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी
तो 10 to 12 मिनट्स मैक्स देता था मैं, और उसमें भी जैसे आरसी में वोकेबलरी सेक्शन होता था वो करता था, और जो बाकी जो जैसे एरर आ गया और इन चीज में से जो भी होता था, मतलब 10 to 12 मिनट्स देके मैं वो करता था। लेकिन अब मेरे को पूरे 20 मिनट्स देने हैं। तो उसके लिए मेरे को मतलब पहले मैं आरसी अटेम्प्ट करूं, या फिर वो जो बाकी जो एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं या सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले क्वेश्चंस उन्हें पहले अटेम्प्ट कर। अब जैसे कि टाइमिंग मतलब लिमिट बांध दी गई है कि 20 मिनट आपको देना ही है इंग्लिश को, तो ये चीज़ से फ़ायदा ये होगा कि आपके पास टाइम रहेगा 20 मिनट्स का पूरा, आप आराम से विथ एक्यूरेसी क्वेश्चन कर सकते हो। क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, जैसे क्लोज टेस्ट अगर आ गया मान लो, वैसे क्लोज टेस्ट आजकल थोड़ा सा चेंज पैटर्न में देते हैं, बट अगर आ गया तो आप आराम से उसमें अगर 7 क्वेश्चन है तो आप कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ मार सकते हो। एक्यूरेसी वो आपको लगेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि 100% सही है तो वो सही ही होगा। ये मैं मतलब 90% स्टूडेंट्स के साथ हाँ होता है ये चीज़। तो कोशिश ये करो कि आप शुरू के जो 10 मिनट दोगे, उस 10 मिनट में जैसा आप पहले करते थे ना कि 10 मिनट में आप 10, 12, 15 क्वेश्चन कर लेते थे, आप वही चीज़ करो फिर से। आप यही सोचो कि आपके पास 10 मिनट है, आप उस 10 मिनट में जितने क्वेश्चन आप बनाते थे वही चीज़ को पहले बना लो। लास्ट के 10 मिनट आप सिर्फ और सिर्फ आरसी को दो, क्योंकि आरसी के क्वेश्चन आपके एक्यूरेसी के साथ बनेंगे, क्योंकि आपको जो पैराग्राफ दिया गया है उसी पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ जी। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि हमको आरसी समझ नहीं आता, तो उसके लिए आपको ये करना है कि आप डेली रीडिंग हैबिट बनाओ। अगर आप डेली रीडिंग की आपकी हैबिट बन जाएगी तो आपको ऑटोमेटिक आप जब पढ़ेंगे आरसी को तो वो पैसेज पढ़ते साथ आपको समझ में आ जाएगा कि पैसेज में बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन जो भी बोलेगा आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पैसेज में बोला था, इसका आंसर ये बनेगा। तो ये टाइम लगता है इस चीज़ में, ये ऐसा नहीं है कि 1 आध महीने में हो जाएगा। आपको डेली आधे से 1 घंटे की रीडिंग हैबिट अपनी बनानी पड़ेगी। और रीडिंग भी मतलब आप कोशिश ये करो, शुरू में आप सिंपल चीज़ें पढ़ो जो आपको अच्छा लगता है, धीरे धीरे उसको आप द हिंदू के एनालिसिस, जो द हिंदू का एडिटोरियल होता है उस पेज को आप पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि वो लेवल होता है पूरा एग्जाम में। ओके सर। सर इंग्लिश में आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं पहले 10 मिनट में जितने भी जो आरसी को छोड़ के जितने भी क्वेश्चन हो वो सारे क्लोज टेस्ट हो गए, एरर हो गए, सब अटेम्प्ट कर लूँ, उसके बाद में 10 मिनट दूँ आरसी को इसमें से क्वेश्चन। ओके सर। आप मतलब आपकी स्ट्रेटेजी वही होनी चाहिए जो पहले आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे। हाँ जी। शुरू के 10 से 12 मिनट आप वही स्ट्रेटेजी फॉलो करो जो पहले करते थे। आखिरी के 10-12 मिनट में जो भी आप इंग्लिश के क्वेश्चंस बनाते थे उतने आप क्वेश्चन बना लो, क्योंकि आप ऑलरेडी वो चीज़ करते आ रहे हो। उसमें आपके कुछ नंबर तो आते ही होंगे, 7-8 नंबर जो भी आते हैं। हाँ, तो वो उतने आपको कम से कम मिल जाएंगे। फिर बाकी के जो टाइम बचे उसमें आप आरसी के क्वेश्चन करो, तो आरसी में आपको एक्यूरेसी मिलेगी, तो कम से कम आपके 4-5 नंबर और उससे गेन हो सकते हैं। ओके सर। या अगर आपको ऐसा लगता है कि उस 8 मिनट में आप पैराजंबल के क्वेश्चंस बना सकते हैं, क्योंकि पैराजंबल भी पूरा रीडिंग हैबिट पे डिपेंड करता है। अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है तो पैराजंबल को हाँ, तो वो क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिया तो पूरे के पूरे 5 नंबर आपके बन जाते हैं उससे। ओके, जैसे आपने भी पैराजंबल बताया, पैराजंबल्स को प्रिपेयर करने के लिए कोई मतलब जैसे इंग्लिश के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे एक्चुअली उसमें? हाँ, इंग्लिश या फिर बाय डायरेक्ट? नहीं, देखो इंग्लिश ऐसा चीज़ है, अब मैं इंग्लिश का टीचर तो नहीं हूँ, बट हाँ जी मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम नाउन, प्रोनाउन और जितने भी ग्रामर रूल्स होते हैं ये सबको पढ़ के फ़ायदा नहीं मिलता। मतलब ठीक है, वो चीज़ें जानना ज़रूरी है बहुत, बट मेरे हिसाब से मैंने भी 2 साल प्रिपरेशन की थी, मुझे उस चीज़ से फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि वहाँ जाके सब रूल्स कुछ याद नहीं आते जब प्रेशर होता है दिमाग पे। हाँ जी। तो सब रूल्स भूल जाते हैं, बस ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। तो आपको यही करना है कि आप चीज़ों को मतलब जैसे रीडिंग हैबिट आपकी बनेगी ना, तो आप पढ़ के उनको समझने की कोशिश करो। जनरल जो चीज़ें होती है ना, जो ग्रामर के रूल्स होते हैं वो हमको पता होते हैं, बट वो एग्जाम में वर्ड्स देख के आपको याद नहीं आएंगी चीज़ें, बट आपको वो पता होंगी कि हाँ ये ऐसा होता है। तो जब आप उसको रीड करोगे तो आपको रीड करने से वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और इंग्लिश ऐसी चीज़ है कि आप जब रीडिंग हैबिट धीरे धीरे आपकी बनते जाएगी तब आपको इंग्लिश पूरा कुछ भी मतलब उसमें मतलब दिक्कत नहीं आएगी। जैसे जॉइनर्स आते हैं जो तो वो भी आपको इजी लगने लगेगा फिर। ओके सर, मतलब मेनली मैं रीडिंग बस करो। और रीडिंग भी कोशिश यही करो कि आप पैसेज ही रीड करो। जैसे आप कोई भी बुक उठा लो, कोई भी आप पैसेज कहीं पर भी आपको मॉक टेस्ट में दिख रहा है या कहीं भी आपको पैसेज दिख रहा है, आप पैसेज को उठाओ, उस पैसेज को पढ़ो, उसके आंसर बनाने की कोशिश करो। आंसर चेक मत करो, आप जैसे आंसर बना लिए, ठीक है, आप
कोई भी कॉपी में एक लिख लिए, 1 से 10 जैसे क्वेश्चन है, आपने अपने आंसर मार्क कर लिए। फिर से आप दोबारा पैसेज को पढ़ो, फिर उसी कॉपी में साइड में आप फिर से आंसर लिखो कि आप कौन सा आंसर देना चाहते हो। थर्ड टाइम फिर पैसेज को पढ़ो, फिर आंसर लिखो। उसके बाद चेक करो कि आपने फर्स्ट टाइम जब पैसेज पढ़ के आंसर बनाए तो आपके कितने सही हुए, 2 बार आपने पढ़ा तब आपके कितने सही हुए, और थर्ड टाइम आपने पढ़ा तब आपके कितने सही हुए। तो आपको उससे डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि जब आप चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे तो आप मतलब कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये चीज़ को आप फॉलो करना, आंसर्स को मार्क नहीं करना, मतलब मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे अगर आप ऑफलाइन कोई मॉक वो देख रहे हैं पैसेज, तो एक कॉपी में 1 to 10 नंबर लिख के उसमें आप जो भी आपके ऑप्शंस बन रहे हैं उनको ऑप्शंस को लिख लो, चेक मत करो आंसर, देखो मत कि क्या आंसर है। आप फिर से पैसेज को पढ़ो और फिर एनालाइज करो कि इस क्वेश्चन का आंसर जो आपने पिछली बार किया था क्या वो सही था या दूसरा कुछ हो सकता है। तो जो भी हो उसको फिर नोट करो, थर्ड टाइम फिर करो, 3 बार कम से कम एक पैसेज को करो। एक दिन के लिए इतना काफी है, 1 घंटा तो इसमें लग ही जाएगा आपको। हाँ जी। तो ये चीज करके देखो आप। ओके सर। अच्छा सर, जैसे अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है और अभी जैसे नेक्स्ट मंथ SBI PO का भी एग्जाम है और क्लर्क का भी साथ ही साथ एग्जाम है, तो ये जो दोनों एग्जाम्स हो रहे हैं इनमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी मेरे को, या फिर दोनों सेम स्ट्रेटेजी से मैं लेके चल सकता हूँ? स्ट्रेटेजी दोनों में सेम ही रखनी है आपको। जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है अभी बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है। और कोशिश ये करना कि अपनी अप्रोच चेंज कर करके देखो। जैसे मॉक टेस्ट आप देते हो, हाँ जी, तो आज आपने जिस अप्रोच से क्वेश्चंस बनाए, मतलब आपने जिस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए मॉक टेस्ट दिया, जैसे अपनी स्ट्रेटेजी होती है ना कि हम क्वेश्चन जैसे ही स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन से बनाने लग जाते हैं। आप नेक्स्ट मॉक दो तो आप थोड़ा सा चेंज करो, आप क्वेश्चंस को स्किप करो, जो आपको क्वेश्चंस बनते हैं पहले आप उनको बनाओ, ऐसा आप करके देखो। थर्ड टाइम आप ये करके देखो कि सिर्फ पजल्स को बना के आप देखो। फोर्थ टाइम आप जब करो तो आप पहले सारे क्वेश्चंस बनाने के बाद फिर पजल को करो। तो ये सब अप्रोच आप अपनी चेंज कर करके अपने मॉक टेस्ट दो और उसको एनालाइज करो कि आप किस तरीके से ज्यादा नंबर गेन कर रहे हैं। ओके सर जी सर। अभी जो मॉक मैं रेगुलर बेसिस पे देता हूँ तो इससे कोई मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना, कि मैं जैसे रेगुलर में एक मॉक टेस्ट दे रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, वो ये चीज़ तो मैं बहुत समय से बोलते आ रहा हूँ कि डेली एक मॉक टेस्ट देना ही चाहिए। ओके सर। भले मार्क्स कम आ रहे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम मॉक टेस्ट डेली कैसे दें, हमको अभी कुछ बेसिक क्लियर नहीं है, हमारे नंबर अच्छे नहीं आ रहे, तो पहले पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर हम मॉक टेस्ट देंगे। तो ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ने का जो तरीका है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। आप एक टॉपिक को आज पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक को कल पढ़ रहे हैं, तो 10-15 दिन बाद जब आप दोबारा उस टॉपिक पे आएंगे सब कुछ साफ हो जाएगा, आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। आपको कोशिश यही करनी है कि सारे टॉपिक एक ही दिन में हो जाएं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है आप मॉक टेस्ट दो। पूरा का पूरा आपके पास 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का जो भी सेट रहता है वो पूरा एक साथ दिखता है, सारे टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो। तो ये बहुत फायदा करता है कि कुछ क्वेश्चन आप छोड़ोगे उसको आप एनालिसिस में सॉल्व करो। मॉक टेस्ट देने से सिर्फ मतलब नहीं है। अगर आप 1 घंटे का मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप कम से कम उसको 2 से 3 घंटे एनालाइज करने में लगाओ। आपसे जो क्वेश्चंस नहीं बने आप उनको एनालाइज करो, क्यों नहीं बने, और जो गलत बने वो क्यों गलत बने, और जिनमें आपको ज़्यादा टाइम लगा वो क्यों ज़्यादा टाइम लगा। ये सब चीज़ों को एनालाइज करो, उसके बाद आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट दो। जब तक आप एनालिसिस नहीं करते किसी भी मॉक टेस्ट का, तब तक आप दूसरा मॉक टेस्ट मत दो। ये मतलब अपना स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए कि हमको डेली एक मॉक टेस्ट देना है, चाहे एनालिसिस हो या ना हो। अगर आपने आज मॉक टेस्ट दिया, किसी कारणवश आप उसकी एनालिसिस नहीं कर पाए, तो आप मत दो अगले दिन टेस्ट, आप पहले उसका एनालिसिस करो। हाँ, उसके बाद ही आप दूसरा मॉक टेस्ट दो। ओके सर। तो जैसे अभी आपने बोला कि मैं एक मॉक टेस्ट को 2 to 3 आवर्स दूँ प्लस एनालिसिस के लिए, तो सर उसके अलावा मैं अपनी जो पर्टिकुलर स्टडीज पे वो उसके लिए कितना टाइम देना है मुझको, मतलब पर डे अभी देना चाहिए? ये 2-3 घंटे तो आपके स्टडी में काउंट ही नहीं होने चाहिए। ये तो आप ऐसा मान के चलो, एंटरटेनमेंट के रूप में इसको मान के चलो। जैसे हम एंटरटेनमेंट के लिए मूवी देखते हैं 2-3 घंटे का, तो आप ये सोचो कि आप एंटरटेनमेंट के लिए एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, बस ये देखने के लिए कि आप कितना स्कोर कर रहे हो। एक गेम की तरह उसको मानो मॉक टेस्ट को, कि आप एक गेम खेल रहे हो, आपका इतना स्कोर बना, आप फिर से गेम खेलोगे कल, थोड़ा सा उसकी स्ट्रेटेजी सीख के कल आपको ज़्यादा स्कोर करना है। बस ये इसको एक गेम के रूप में लो, उसको आप स्टडी आवर्स में काउंट मत करो। इसके अलावा जो आपको बेसिक पढ़ना है, मतलब मैं ऐसे टाइम तो नहीं बोल सकते क्योंकि टाइम से कुछ मतलब नहीं होता। आपको मतलब क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए। आप 1 घंटा अगर इंग्लिश की रीडिंग के लिए दे रहे हो, मोर देन सफिशिएंट है अगर आप बहुत अच्छे से कर रहे हो तो। जीके के लिए 1 घंटा दे रहे हो, मोर देन सफिशिएंट है अगर आप अच्छे से कर रहे हो। ये नहीं कि बस जीके को याद करने की कोशिश कर रहे हो, जीके याद नहीं होता। जीके आपको बस
पढ़ना होता है। आप अगर किसी भी चीज़ को 2 से 3 बार पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाती हैं। तो मतलब एक्चुअली मेरे को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद थोड़ा वो रिवाइज कर लूँ मैं उसको, तो वो मेरे रिमाइंड में रहेगा। जैसे चीज़ों को रिवाइज करते जाओ आप। जैसे डेली अगर जीके के क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, डेली के 10-10, 15-15 क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, वीक खत्म होने के बाद संडे को ज़्यादा टाइम अपने पास रहता है, आप पूरे के पूरे रिवाइज कर लो आप। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा उस दिन हो सकता है, लेकिन आप सारे रिवाइज कर लो। मंथ खत्म होने के बाद पूरे मंथ के एक साथ रिवाइज कर लो, या 2 वीक के बाद आप एक साथ 2 वीक के कर लो। तो आप जब तक 2 से 3 बार चीज़ों को रिवाइज नहीं करोगे तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेगी। ये बहुत से बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर जीके याद नहीं होता। तो जीके याद करने की चीज़ ही नहीं है, वो आपको बस करंट अफेयर्स जो है वो जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है, बस आपको 2-3 बार सुनेंगे उस चीज़ को, पढ़ेंगे, वो याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे थर्ड टाइम वो अपने आप रिकॉल हो जाएगा जैसे वो। हाँ, वो ऑटोमेटिक जब आप उसके ऑप्शन देखेंगे ना तो ऑप्शन में ऑटोमेटिक ऐसा हो जाता है, आपको अपने आप ही वो आंसर लगेगा कि हाँ यही आंसर है। अच्छा सर, जैसे अभी आपने बोला कि जैसे अभी पैटर्न चेंज हुआ है एसबीआई ने जो वो सेक्शनल टाइमिंग लगाई है, तो उससे आप कट ऑफ गिरेगी थोड़ी सी, तो उसको ध्यान रखते हुए कि एक जैसे पेपर में एक गुड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, मतलब टोटल मिला के? अटेम्प्ट के बारे में तो नहीं बोला जा सकता, क्योंकि मेन बात यह है कि पेपर का लेवल कैसा है। अगर पेपर हार्ड आ जाता है तो 50 अटेम्प्ट भी विथ एक्यूरेसी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर पेपर का लेवल इजी होता है तो उसमें फिर आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ जाने चाहिए। आप किसी भी एक नंबर ऑफ अटेम्प्ट को लेके मत चलो कि मुझे इतने अटेम्प्ट करने हैं। आप अपनी तरफ से कोशिश ये रखो कि मैक्स आप जितने ज़्यादा कर सको उस टाइम लिमिट में आपको उतना करना है। और ये मत सोचना बिल्कुल भी कि मेरे बहुत कम अटेम्प्ट हुए, क्योंकि सारे बच्चों के साथ वही चीज़ होगी जो आपके साथ हो रही है। पेपर अगर हार्ड होगा वो सबके लिए हार्ड होगा, तो सबके नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो रहेंगे वो कम होंगे। ठीक है, अब किसी का स्ट्रॉन्ग सेक्शन रहता है तो उन लोग ज़्यादा कर लेते हैं, और किसी की भी बातों में कभी मत आना कि यार मैंने तो 35 पूरे अटेम्प्ट कर लिए, तुमने कैसे नहीं बनाए, क्योंकि होता है ऐसा। 200 क्वेश्चन में कुछ बोलते हैं 150 बनाए, 170 बनाए, तो मत सुना करो उनकी। वो क्या है, टिक मार देते हैं कई क्वेश्चंस को, एक्यूरेसी मैटर करती है, तो इसलिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे मत जाओ। 70 बनाने वाले के भी 70 बनाने वाले के भी मार्क्स 50 तक आते हैं, और 55 बनाने वाले के भी 50 तक मार्क्स आते हैं। तो दोनों में डिफरेंस यही होता है कि एक एक्यूरेसी के साथ आराम से कर रहा है, एक फास्ट बस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने के लिए कर रहा है और गलत भी मार दे रहा है कुछ कुछ। तो आप कोशिश यही करो कि एक्यूरेसी के साथ आप जितने ज़्यादा आप कर सको, जितने क्वेश्चन करो वो सारे श्योर, मतलब मैं अपने साथ श्योर। हाँ, जिसमें आपको 50-50 भी थोड़ा लगता है ना, जैसे मैथ्स और रीजनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैथ्स और रीजनिंग में तो आप मतलब गेस नहीं मारते हैं। हाँ जी, हाँ, लेकिन इंग्लिश ऐसी चीज़ है जिसमें कभी कभार हमको लगता है कि यार ये आंसर इसका हो सकता है, तो वो मतलब करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल छोड़ दो। हाँ जी, हाँ जी। अगर आप किसी 2 ऑप्शन में अगर आपको लग रहा है कि यार या तो ये है या तो ये है, तो आप बिल्कुल उसको टिक करो, क्योंकि अगर आप ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन भी टिक करोगे, 1 से 2 सही होते हैं, तो वो हो ही जाता है बराबर, या आप प्लस में ही रहोगे उसमें। मतलब जैसे इंग्लिश में मैं एलिमिनेशन के हिसाब से चलूँ कि मतलब ये आंसर जो आने यार। बिल्कुल। ओके सर, सर बस यही थी क्वेरीज। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।